स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले चिल्ड्रन जब मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने बताया था, मैंने आपको उसमें प्रिकॉशंस बताए थे। तो चिल्ड्रन प्रिकॉशंस लगभग तीनों मेथड में सेम है। जैसे इंटरमीडिएट गुड को हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये सब कॉमन है चिल्ड्रन, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम मेथड हो या फिर एक्सपेंडिचर मेथड हो। तो इस वीडियो में दोनों में इनकम मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी कॉमन प्रिकॉशंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक भी चिल्ड्रन इस वीडियो का है, आप देख सकते हो, लिखा है मैंने प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम स्लैश एक्सपेंडिचर मेथड। तो टू पार्ट में डिवाइडेड है, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। जब आप चिल्ड्रन एग्जाम में या बुक में गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे उसमें ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जिनको कंसिडर करना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनके कंपोनेंट गिवन है, तो कंपोनेंट गिवन है और आइटम भी गिवन है, तो इस केस में आपको कंपोनेंट को कंसिडर करना जरूरी है। जैसे कि मैंने मेथड जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें हमने बताया था। तो चिल्ड्रन ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि किस आइटम को इंक्लूड करना है और किस आइटम को एक्सक्लूड करना है, और ये आप तभी जान पाएंगे जब आपको प्रिकॉशंस पता हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से आइटम है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करेंगे यूजिंग द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहला जो पॉइंट है चिल्ड्रन, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉय है चिल्ड्रन और अगर वो रिटायर हो गया और उसको पेंशन मिल रही है, ठीक है, तो उस पेंशन को हम नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ अ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वो एक एम्प्लॉय है, उसने जॉब की, सर्विस दी गवर्नमेंट को 30 ईयर, 40 ईयर, 25 ईयर, अब वो रिटायर हो गया है। और वैसे भी आपको पता है चिल्ड्रन कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है चिल्ड्रन वो कंपेंसेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर इनकम नहीं होती है, इसीलिए उसको नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है। तो रिटायरमेंट पेंशन को हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे। हाँ, ओल्ड एज पेंशन को चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम होती है। सेकंड पॉइंट में आते हैं चिल्ड्रन। सेकंड पॉइंट क्या? ब्रोकरेज ऑन द शेयर, परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अगर कोई ब्रोकरेज अर्न है या कोई ब्रोकरेज आपने दी है या किसी ने ली है ड्यूरिंग द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, ये देखिए किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं, और इस सेल एंड परचेजिंग में अगर आपने कोई ब्रोकरेज दी है या किसी ने ली है तो उसको भी हम नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये रिवॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज है। जिस ब्रोकरेज ने आपको सर्विस दी है या जिस ब्रोकरेज की सर्विस आपने ली है उसके लिए वो एक रिवॉर्ड है, यानी वो एक तरीके से उसका सर्विस की फीस है एक तरीके से, इसलिए नेशनल इनकम को इंक्लूड हम करते हैं। थर्ड है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस। अगर कोई ऑनर है, उसका अपना कोई मतलब कोई बिजनेसमैन है, उसकी अपनी खुद की कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को वो बिजनेस पर्पजेज से यूज कर रहा है, तो उसका जो रेंट होगा, उस रेंट की जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी या इम्प्यूटेड जो रेंट होगा वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। और क्यों करेंगे? बिकॉज हाउस इज एन इनकम जनरेटेड एसेट। जो हाउस होता है वो चिल्ड्रन इनकम जनरेटेड एसेट है, या जो बिल्डिंग है वो इनकम जनरेटेड एसेट है, और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो नेशनल इनकम इंक्लूड की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है चिल्ड्रन इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स ऑन कैपिटल बोरोड। अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने कोई कैपिटल बोरो किया है और उस कैपिटल को वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा है या उसके लिए कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बिकॉज इट इज़ यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज, क्योंकि उस प्रोडक्शन यूनिट ने जो कैपिटल बोरो किया है उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया गया है। इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे उसको इनकम होगी। तो ये तो हो गए चिल्ड्रन 4 पॉइंट आइटम्स जो इसमें इंक्लूड होंगे। अब बात करते हैं आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। फर्स्ट जो पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस। इनमें ध्यान देने की बात चले कौन कौन सी इनकम? ओल्ड एज पेंशन, फिर हो गया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फिर हो गया स्कॉलरशिप एंड पॉकेट एक्सपेंसेस। आपको बहुत अच्छे से पता है चिल्ड्रन कि ये जो ओल्ड एज पेंशन है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, स्कॉलरशिप है या पॉकेट एक्सपेंसेस है, ऑल दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये वन साइडेड ट्रांसफर है, ठीक है, अदर साइड से प्रीवियस साइड की तरफ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ओल्ड एज पेंशन है जिनकी एज 60 ईयर या मोर देन 65 ईयर है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है
ठीक है, वो ट्रांसफर इनकम है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। गवर्नमेंट जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाती है उनको भी उसके बदले में अलाउंस देती है, वो भी ट्रांसफर इनकम है। गवर्नमेंट से सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट के अकाउंट में जाता है। स्कॉलरशिप हो गया जो स्टूडेंट को देती है, गवर्नमेंट देती है, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स वगैरह अपने स्टूडेंट को हायर स्टडीज़ के लिए देती है। उसके बाद पॉकेट एक्सपेंसेस है, आप स्टूडेंट हैं और आपको आपके पेरेंट्स पॉकेट एक्सपेंसेस देते होंगे, तो ये भी ट्रांसफर इनकम है। तो इस तरीके की इनकम जो अनअर्न्ड इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है चिल्ड्रन, अच्छा इसका रीजन भी देखो लिखा है चिल्ड्रन कि हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम इंक्लूड क्यों नहीं करते। तो लिखा है करिस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट देयर इज नो वैल्यू एडिशन। हमने आपको बताया ना कि यूनिलैटरल ट्रांसफर वन साइड ट्रांसफर है और इस ट्रांसफर के थ्रू कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, यानी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग, है ना। इलीगल एक्टिविटीज अगर आपको कोई इनकम जनरेट हुई जैसे कि चोरी से या जुआखोरी से, तो इस इनकम को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। और इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करते? बिकॉज ब्लैक मनी एंड estimates आर नॉट अवेलेबल फॉर सच इनकम्स, ठीक है। दिस इनकम इज जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी एंड नो एस्टिमेशंस आर अवेलेबल, यानी ये ब्लैक मनी के फॉर्म में इनकम जनरेट की जाती है और इसका कोई एस्टिमेट अवेलेबल नहीं रहता है। और एस्टिमेटेड अवेलेबल न होने की वजह से इसको भी हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं, लिखा है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज और कैपिटल गेन्स, है ना। अगर आपको सडनली विंडफॉल होते गेन हो जाता है, बहुत सारा पैसा मिल जाता है या प्रॉफिट मिल जाता है, आपने कोई लॉटरी की टिकट खरीद रखी है या आपने हॉर्स रेस में पैसे लगा रखे हैं। आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में देखा होगा माई 11 सर्कल करके एक उसमें आते हैं, उसमें लोग पैसे लगा रहे हैं और 3-3 करोड़ जीत रहे हैं। तो इस तरीके की जो इनकम है चिल्ड्रन से हम कहते हैं विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि विंडफॉल गेन से कोई भी वैल्यू एडिशन करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस टाइप ऑफ इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखे, कैपिटल गेन भी लिखा है चिल्ड्रन कि अगर आपके पास कोई लैंड है, कोई प्लॉट है और आपने उसे 1 लाख रुपीज़ में खरीदा था, ठीक है ना, और आपने उसको थोड़ी देर 5 लाख रुपीज़ का बेच दिया है, ठीक है। तो आपको इस ड्यूरेशन में 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस तरीके का जो कैपिटल गेन है ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। फोर्थ पॉइंट में आते हैं चिल्ड्रन, फोर्थ पॉइंट में क्या है, पेमेंट मेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग, ठीक है। अगर आपने कोई सेविंग कर रखी है और उस सेविंग से आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। These do not add to the current flow of goods and services, ठीक है। इस तरीके की सेविंग से करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंजेस नहीं आते, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, इसलिए हम इनको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिखे हैं चिल्ड्रन, रिटायरमेंट प्लान्स हैं, ठीक है ना। कोई एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रिटायरमेंट होने से पहले उसने कोई प्लान कर रखा है, उसने कोई सेविंग कर रखी है, सेविंग अकाउंट में या रिटायरमेंट प्लान बना रखा है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसके पास, और यहाँ से अगर उनको कोई पेमेंट मिलता है, कोई बिग अमाउंट मिलता है, तो उसको भी हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। एंड द रीजन दैट दीज डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट पॉइंट है चिल्ड्रन, इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर ऑन द लोन्स। अगर कंज्यूमर ने लोन लिया है और उस लोन के ऊपर वो कैपिटल इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उस इंटरेस्ट को भी चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन द लोन्स बिकॉज द लोन अमाउंट इज यूज फॉर कंजम्पशन पर्पजेज। ये जो लोन अमाउंट है वो कंजम्पशन पर्पजेज के लिए जो राइट्स है इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। और यहाँ पर चिल्ड्रन देखिए आइटम्स टू बी इंक्लूडेड में इंटरेस्ट पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट। अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है उसने कोई कैपिटल बोरो कर रखा है और उस पर जो इंटरेस्ट देता है वो नेशनल इनकम इंक्लूड होता है। लेकिन अगर कंज्यूमर ने कोई कैपिटल बोरो कर रखा है और उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। और लास्ट जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते चिल्ड्रन? क्योंकि इसका एक फार्मूला है जो आपको मैंने पहले बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लिखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है ना।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और उसके बाद हमारा जो नेशनल इनकम होता है चिल्ड्रन, वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ता है। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो आप देखोगे कि इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को या इनडायरेक्ट टैक्स को चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये थे चिल्ड्रन आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप ये सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए हैं और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे, लेकिन उस एग्जाम्पल से पहले चिल्ड्रन इस वीडियो में कुछ और पॉइंट है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, जीडीपी डिफ्लेटर है, और लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। So that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all.